अगर किसी की हड्डी टूटती है ना तो एक्सरे में वो एकदम साफ दिख जाती है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, मेडिकल साइंस में एक तरह की सटीकता होती है। बिल्कुल, आप खराबी पर उंगली रखकर बता सकते हैं कि देखिए समस्या यहाँ है। लेकिन जब हम एक ऐसे इंसान की बात करते हैं जिसने एक पूरे देश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को अपने लालच या शायद अपने विजन के दम पर बदल दिया हो, तो वहां नैतिकता का कोई भी एक्सरे काम नहीं आता। सही बात है, वहाँ सब कुछ ग्रे हो जाता है। हाँ, तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल इसी धुंधले और जटिल परिदृश्य में उतरने वाले हैं। हमारे पास मशहूर निर्देशक मणि रत्नम की फिल्म गुरु से जुड़े बहुत सारे स्रोत, कथा विश्लेषण और आर्थिक संदर्भों का एक पूरा बंडल है। और ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, पर हमारा मकसद सिर्फ एक फिल्म की कहानी दोहराना नहीं है। हमारा मिशन है एक बेहद महत्वाकांक्षी इंसान के दिमाग के भीतर झांकना। हमें ये समझना है कि क्या एक पूरी तरह से सड़ी हुई करप्ट व्यवस्था में सफल होने के लिए नियम तोड़ना जायज है। और इस सवाल की गहराई को समझने के लिए ना हमें उस स्रोत सामग्री के बेहद शक्तिशाली फ्रेमिंग डिवाइस से शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा, वो अस्पताल वाला सीन। हाँ बिल्कुल। कहानी की शुरुआत में ही हम मुख्य किरदार गुरुकांत देसाई को एक अस्पताल के बिस्तर पर देखते हैं। उसे एक बहुत ही गंभीर स्ट्रोक आया है और उसका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। अरे बाप रे! और बाहर देखिए तो मीडिया का भारी जमावड़ा है। सरकार उसके पूरे साम्राज्य की जांच कर रही है और डॉक्टर उसकी नाजुक हालत पर बस फुसफुसा रहे हैं। ये दृश्य सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। मतलब एक इंसान जो कुछ ही समय पहले देश का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन था, वो अचानक से पूरी तरह बेबस पड़ा है। एकदम लाचार। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। एक इंसान अस्पताल के बिस्तर पर बेजान पड़ा है और बाहर पूरा देश या तो उसके नाम से नफरत कर रहा है या फिर उसे किसी देवता की तरह पूज रहा है। हाँ, ऐसा रिएक्शन आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। वही तो, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं हो सकता ना। इस बेतहाशा महत्वाकांक्षा की वास्तुकला आखिर खड़ी कैसे हुई? इसकी नींव कहाँ रखी गई थी? तो इसकी नींव उस अस्पताल के शानदार कमरे में नहीं बल्कि गुजरात के एक छोटे और धूल भरे गांव में रखी गई थी। अच्छा। हाँ, कहानी जब गुरु के शुरुआती जीवन की ओर मुड़ती है तो हमारा सामना एक बहुत ही बुनियादी वैचारिक टकराव से होता है। गुरु के पिता गांव के एक साधारण स्कूल टीचर हैं। हाँ? वो उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ईमानदारी, कड़े उसूलों और जो कुछ मिला है उसी में संतुष्ट रहने में यकीन रखती है। लेकिन गुरु के भीतर इस गरीबी को लेकर एक गहरी नफरत है। और यहीं पर वो मशहूर थप्पड़ वाला दृश्य आता है ना। बिल्कुल। मतलब जब गुरु अमीर बनने की अपनी इच्छा जाहिर करता है तो उसके पिता उसे लालची कहकर एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ एक पिता का गुस्सा नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं बड़ा था। हाँ, ये पुराने भारत के आदर्शवाद और नए भारत की आक्रामक महत्वाकांक्षा के बीच की पहली बड़ी टक्कर थी। एकदम सही कहा आपने। उस थप्पड़ के बाद गुरु को समझ आ जाता है कि अगर उसे बड़ा बनना है ना तो उसे उस माहौल से बाहर निकलना ही होगा जहां महत्वाकांक्षा को पाप माना जाता है। तो फिर वो क्या करता है? वो गांव छोड़ता है और टर्की चला जाता है। अब टर्की का वो सफर सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बदलाव नहीं था, वो गुरु के लिए एक तरह का बिजनेस बूट कैंप था। बिजनेस बूट कैंप? वाओ! हाँ, वहां एक ट्रेडिंग कंपनी में काम करते हुए उसने सिर्फ मजदूरी नहीं की, उसने व्यवस्था की कमियों को पढ़ना सीखा। उसने समझा कि इंटरनेशनल व्यापार कैसे काम करता है, सप्लाई और डिमांड के बीच मुनाफे का खेल कैसे खेला जाता है। और मुझे लगता है टर्की में उसने जो सबसे बड़ा सबक सीखा वो ये था कि भारत का उस समय का जो लाइसेंस राज था वो कोई दीवार नहीं बल्कि एक सीढ़ी है। बिल्कुल। अब इस लाइसेंस राज को थोड़ा समझते हैं। उस दौर में अगर किसी को एक छोटी सी फैक्ट्री भी लगानी है या अपनी ही फैक्ट्री में थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसे सरकार से अनगिनत परमिट लेने पड़ते थे। हाँ, पूरा सिस्टम लाल फीताशाही में जकड़ा हुआ था। तो गुरु को टर्की में बैठकर ये एहसास हो गया कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस वाली इकोनॉमी है ये उन लोगों के लिए एक सोने की खदान है जो सिस्टम के साथ खेलना जानते हैं। और इसी एहसास ने उसे ये फैसला लेने पर मजबूर किया कि वो जीवन भर किसी और के अधीन काम नहीं करेगा, वो अपना खुद का साम्राज्य बनाएगा। अगर मैं इस पूरे लाइसेंस राज वाले तंत्र को एक उदाहरण से समझाऊं ना तो ये एक भयंकर ट्रैफिक जैम की तरह था। अच्छा, कैसे? मतलब लाखों भारतीय ईमानदारी से अपनी गाड़ियों में बैठे हैं, घंटों इंतजार कर रहे हैं कि कब लाल बत्ती हरी होगी और व्यवस्था उन्हें आगे बढ़ने देगी। लेकिन गुरु ने उस लाइन में लगने से साफ इनकार कर दिया। हाँ।
उसने अपनी गाड़ी सीधे फुटपाथ पर चढ़ा दी और सबसे आगे निकल गया। क्या कहते हैं आप? ट्रैफिक जाम वाली बात ठीक है, लेकिन यहाँ एक पेंच है। उसने सिर्फ गाड़ी फुटपाथ पर नहीं चढ़ाई, उसने उस फुटपाथ को ही अपना नया हाईवे बना लिया। बाप रे। और बाकी लोगों से उस पर चलने का टोल भी वसूलने लगा। ये केवल एक नियम तोड़ने वाले की मानसिकता नहीं थी, ये एक ऐसे इंसान की सोच थी जो पूरे खेल के नियम ही अपने हिसाब से फिर से लिख रहा था। वाकई। और इस फुटपाथ वाले हाईवे को हकीकत में बदलने के लिए वो बंबई आता है, यानी आज की मुंबई, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन बंबई के व्यापारिक अखाड़े में उतरने से ठीक पहले वो सुजाता से शादी करता है। हाँ, सुजाता की एंट्री होती है। और सुजाता कोई चुपचाप सब कुछ सहने वाली पत्नी नहीं है, वो एक बेहद मजबूत महिला है। शादी से पहले वो सीधे गुरु से पूछती है कि क्या वो इस रिश्ते में हमेशा ईमानदारी रखेगा, और उसका जवाब बहुत कुछ कह जाता है। बिल्कुल। गुरु का जवाब उसकी पूरी मानसिकता का पर्दाफाश कर देता है। वो ईमानदारी का कोई वादा नहीं करता, वो केवल सफलता का वादा करता है। वो मुस्कुराकर सच बोलने की बात को टाल देता है। ये बहुत ही अहम क्षण है। मतलब वो सुजाता को स्पष्ट रूप से बता रहा है कि उसकी जिंदगी में नैतिकता हमेशा एम्बिशन के नीचे ही रहेगी। सही बात है। इसके बाद वो दोनों बेहद मामूली रकम, लगभग 10,000 रुपए लेकर बंबई पहुंचते हैं, एक छोटी सी जगह किराए पर लेते हैं और गुरु पॉलिएस्टर यान का व्यापार शुरू करता है। हाँ। अब बंबई आते ही उसका सामना एक ऐसी व्यवस्था से होता है जहां पुराने व्यापारियों का दबदबा है और नए लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं है। यहीं से उसके पहले बड़े नैतिक समझौते की शुरुआत होती है। और यहीं पर हमें यह समझना होगा कि उसने असल में किया क्या। स्रोत सामग्री बताती है कि उसने बाजार में एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी यानी नकली कमी पैदा की। हाँ, ये उसकी बहुत बड़ी चाल थी। अब ये काम कैसे करता है? मान लीजिए बाजार में कच्चे माल की कोई कमी नहीं है, लेकिन गुरु छुपकर बहुत सारा माल खरीदता है और उसे अपने गोदामों में डंप कर देता है। अचानक बाजार में हाहाकार मच जाता है कि पॉलिएस्टर यान तो खत्म हो गया है। छोटी मिलें एकदम बंद होने के कगार पर आ जाती हैं। बिल्कुल। और जब बाजार में पूरी तरह से दहशत फैल जाती है और डिमांड आसमान छूने लगती है, तब गुरु उसी जमा किए हुए माल को कई गुना ऊंचे दामों पर बेचता है। मतलब उसने केवल व्यापार नहीं किया, उसने लोगों के डर को हथियार बनाया। एकदम सही। उसने लोगों के डर और बाजार की घबराहट से मुनाफा कमाया। और इस पूरे खेल को अंजाम देने के लिए उसे कस्टम अधिकारियों से लेकर सरकारी बाबुओं तक सबको रिश्वत देनी पड़ी। और सुजाता ये सब देखती है। उसे पता चलता है कि ये व्यापार पूरी तरह से साफ सुथरा नहीं है, लेकिन वो उसका साथ नहीं छोड़ती। हाँ, वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है। अब इस मुनाफे के पैसे से वो अपनी शक्ति कॉरपोरेशन की नींव रखता है। वो अपनी खुद की मिलें लगाना शुरू करता है। लेकिन यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसने भारत के आर्थिक इतिहास का ढांचा ही बदल दिया। गुरु को समझ आ जाता है कि अगर उसे बहुत बड़ा बनना है तो केवल चंद बैंकों या अमीरों के पैसे से काम नहीं चलेगा। तो वो क्या करता है? इसलिए वो एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाता है। वो मध्यम वर्ग के पास जाता है। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये शायद उसका सबसे बड़ा और सबसे चतुर दांव था। उसने भारत में रिटेल इन्वेस्टर संस्कृति को जन्म दिया। वो छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में घूम-घूम कर आम लोगों को अपनी कंपनी के शेयर बेचने लगा। मतलब उसने सीधे जनता से कनेक्ट किया। बिल्कुल। उसने एक आम स्कूल टीचर, एक क्लर्क या एक दुकानदार को यह सपना दिखाया कि शक्ति कॉर्पोरेशन सिर्फ मेरी कंपनी नहीं है, ये तुम्हारी कंपनी है। तुम इसमें पैसा लगाओ और हम मिलकर अमीर बनेंगे। सुनने में ये बहुत ही महान और समाजवादी विचार लगता है। एक आदमी जो खुद जमीन से उठा है, वो आम जनता को अपने साथ ऊपर ले जा रहा है। हाँ, देखने में तो ऐसा ही लगता है। के लिए था, या फिर ये एक बेहद सोची समझी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी थी? आप किस तरफ इशारा कर रही हैं? क्योंकि गुरु जानता था कि वो गैर कानूनी काम कर रहा है। वो लाइसेंस राज के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। उसे पता था कि आज नहीं तो कल सरकार का डंडा उस पर जरूर चलेगा। बिल्कुल। और यहीं पर उस रिटेल इन्वेस्टर रणनीति का असली चेहरा सामने आता है। जब आप लाखों आम नागरिकों को अपनी कंपनी का हिस्सेदार बना लेते हैं ना, तो आप दरअसल एक ह्यूमन शील्ड तैयार कर रहे होते हैं। मानव ढाल। वाकई। अगर सरकार किसी भ्रष्ट व्यापारी की कंपनी पर ताला लगाती है तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर उस कंपनी के बंद होने से देश के लाखों मध्यम वर्गीय परिवारों की जीवन भर की जमा पूंजी डूबने लगे तो कोई भी सरकार उस कंपनी पर हाथ डालने से डरेगी। हाँ, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में कोई नेता लाखों वोटर्स का नुकसान करके चुनाव हारना थोड़ी चाहेगा। एकदम सही। ये खतरनाक स्तर की बुद्धिमत्ता है।
उसने जानबूझकर खुद को टू बिग टू फेल बना लिया था। उसने आम आदमी की गाड़ी कमाई को सरकार के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और वो बंद कमरों में नीतियां बदलवा रहा था। हाँ, शेल कंपनियों के जरिए अपने ही शेयरों के दाम ऊपर चढ़ा रहा था ताकि बाजार से और पैसा उठाया जा सके। वो खुद कहता है कि मैं नियम नहीं तोड़ता, मैं सिर्फ उनके साथ खेलता हूँ। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हर सिस्टम में एक सीमा होती है। जब कोई एक इंसान इस हद तक व्यवस्था को अपने इशारों पर नचाने लगता है तो सिस्टम के भीतर बैठे हुए कुछ रक्षक भी जाग उठते हैं। द ऑपोजिशन। बिल्कुल। और इस कहानी में वो रक्षक बनकर सामने आते हैं मानिकदास गुप्ता, एक बेहद सम्मानित और सिद्धांतवादी अखबार के मालिक। ये किरदार उन वास्तविक पत्रकारों से प्रेरित हैं जिन्होंने अपनी कलम को हथियार बनाया था। मानिकदास गुप्ता तो गुरु के बिल्कुल विपरीत हैं। वो नैतिकता और सच्चाई के प्रतीक हैं। हाँ। मानिक को जब ये शक होता है कि गुरु की बेतहाशा सफलता केवल कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं है, तो वो अपनी पूरी पत्रकारिता की ताकत उस पर लगा देते हैं। उन्हें सुराग मिलने लगते हैं कि गुरु बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी कर रहा है, मशीनों के पुर्जे स्मगल कर रहा है और शेयर बाजार में फर्जी कंपनियों के जरिए कीमतों में हेरफेर कर रहा है। और ये महज एक व्यापारी और एक पत्रकार की लड़ाई नहीं है, ये असल में स्वतंत्र भारत के दो अलग अलग विचारों की वैचारिक जंग है। बिल्कुल। मानिक उस पुराने भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मानता है कि सफलता हमेशा ईमानदारी, नियमों के पालन और सत्य के मार्ग पर चलकर आनी चाहिए। उनका अखबार मीडिया की उस शक्ति का प्रतीक है जो सत्ता से सवाल पूछने का साहस रखती है। और दूसरी तरफ गुरु है जो अग्रेसिव कैपिटलिज्म की प्रतिमूर्ति है। गुरु का साफ मानना है कि अगर विकास के रास्ते में नियम बाधा बन रहे हैं तो उन नियमों को कुचल देना ही देशित है। वो इंतजार करने में यकीन नहीं रखता। इसी टकराव के कारण मानिक का अखबार गुरु के खिलाफ लगातार खुलासे छापने लगता है। हर रोज एक नया लेख आता है जो गुरु के काले कारनामों को उजागर करता है। और इसका असर केवल शेयर बाजार या राजनीतिक गलियारों तक ही सीमित नहीं रहता, ये गुरु के अपने घर की दीवारों तक पहुंच जाता है। हाँ, वो दृश्य बहुत गहरा है ना, जहाँ सुजाता जो हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ी रही है, वो सीधे उसकी आंखों में देखकर पूछती है, क्या तुमने ये सब किया है? और गुरु कोई छोटी सफाई पेश नहीं करता। बिल्कुल नहीं। वो अपनी पत्नी से भी झूठ नहीं बोलता। वो बस इतना कहता है, मैंने वही किया जो जरूरी था। ये जानते हुए भी कि गुरु ने गलत रास्ता चुना है, सुजाता उसका साथ नहीं छोड़ती। वो उसकी सबसे बड़ी नैतिक गवाह भी है और उसका एकमात्र इमोशनल सपोर्ट भी। सही कहा। ये समझना भी जरूरी है कि मानिकदास गुप्ता किसी व्यक्तिगत ईर्ष्या के कारण ये सब नहीं कर रहे थे। वो उस लोकतांत्रिक और आर्थिक व्यवस्था को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे जिसे गुरु ने एक मजाक बनाकर रख दिया था। अगर हर व्यक्ति गुरु की तरह नियम तोड़ने लगे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। मानिक के पास ये बहुत ही सॉलिड तर्क है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मानिक अपनी जगह बिल्कुल सही है कि भ्रष्टाचार गलत है और नियमों का पालन होना चाहिए। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत देखिए। गुरु वो इंसान है जो असल में जमीन पर फैक्ट्रियां लगा रहा है। वो एक ऐसा कपड़ा बना रहा है जिसे आम आदमी खरीद सकता है। वो देश के उद्योग को इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा कर रहा है और सबसे अहम बात, वो हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि क्या कभी-कभी कठोर नैतिकता और लाल फीताशाही से बंधा हुआ सिस्टम किसी विकासशील देश के आर्थिक उत्थान में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। बिना किसी पक्षपात के अगर हम सोचें तो एक भूखे और गरीब देश के लिए मानिक का आदर्शवाद ज्यादा जरूरी था या गुरु के कारखाने और रोजगार? अर्थशास्त्र और नैतिकता के बीच का ये संघर्ष ना बहुत पुराना है। जब विकास की गति और नियमों की पवित्रता में से किसी एक को चुनना हो तो अक्सर समाज बट जाता है। बिल्कुल। खैर, मानिक के लगातार हमलों और मीडिया के भयंकर दबाव का नतीजा ये होता है कि शेयर बाजार में हाहाकार मच जाता है। गुरु की कंपनी के शेयर औंधे मुंह गिरने लगते हैं और सरकार पर भी दबाव आ जाता है। हाँ, सरकार पर इतना दबाव बन जाता है कि वो गुरु के पूरे व्यापारिक साम्राज्य की जांच के लिए एक विशाल समिति बिठा देती है। इंक्वायरी कमेटी बैठ जाती है। और कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो वो लोग सबसे पहले साथ छोड़ते हैं जो मुनाफे के समय सबसे आगे खड़े थे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसके अपने बिजनेस पार्टनर्स, बैंकर्स और कई मंत्री जो कल तक उसके साथ बैठकर नीतियां बना रहे थे, वो सब डरकर किनारे हो जाते हैं। चारों तरफ से घेराबंदी हो जाती है। और ये घेराबंदी सिर्फ कागजों, फाइलों या अदालत के कमरों तक सीमित नहीं रहती। इस भयंकर तनाव और दिन रात की जद्दोजहद का सबसे बड़ा प्रहार गुरु के अपने शरीर पर होता है।
इसी अत्यधिक मानसिक और शारीरिक दबाव के कारण गुरु को वो जानलेवा स्ट्रोक आता है, जिसका जिक्र हमने इस चर्चा की शुरुआत में किया था। स्रोत सामग्री में इस हिस्से को बहुत ही सिनेमाई और सिंबॉलिक रूप में समझाया गया है। मतलब जब गुरु अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा होता है, तो एक तरफ अस्पताल की लाइफ सपोर्ट मशीनों की बीप की आवाज धीमी होती जा रही है, हाँ। और उसी समय उसकी फैक्ट्रियों की विशाल मशीनें भी धीमी पड़ रही हैं। ये स्पष्ट प्रतीक है कि शक्ति कॉरपोरेशन कोई अलग संस्था नहीं है। गुरु और उसकी कंपनी एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। अगर गुरु की सांस रुकती है तो उस पूरे साम्राज्य की सांस रुक जाएगी। एग्जैक्टली। ये बहुत ही पावरफुल इमेजरी है। डॉक्टर उसे सख्त हिदायत देते हैं कि अगर उसने जरा सा भी तनाव लिया या बिस्तर से उठा तो उसकी जान जा सकती है। उसका आधा शरीर तो काम करना ही बंद कर चुका है। लेकिन जिस इंसान ने जीवन भर किसी नियम को नहीं माना, वो मेडिकल साइंस के नियमों के आगे कैसे घुटने टेक देता? लकवाग्रस्त होने के बावजूद वो व्हीलचेयर पर उस सरकारी जांच समिति के सामने पहुंचता है। वाव! और यहीं पर इस पूरी कथा का सबसे विस्फोटक क्लाइमैक्स आता है, वो ऐतिहासिक कोर्टरूम भाषण। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? वो भाषण सिर्फ एक सफाई नहीं थी, वो एक खुला विद्रोह था। बिल्कुल। एक इंसान जिसका शरीर टूट चुका है, वो उस कमरे में मौजूद जजों, मंत्रियों और जांच अधिकारियों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो अपने जुर्म से इनकार नहीं करता। वो सब मान लेता है। हाँ, वो खुलेआम स्वीकार करता है कि हाँ, मैंने नियम मोड़े हैं, हाँ, मैंने लूप होल्स का इस्तेमाल किया है और अधिकारियों को रिश्वत दी है। लेकिन वो सिर्फ अपना जुर्म नहीं कबूलता, वो पूरे के पूरे सिस्टम को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। ऑडेसिटी देखिए। हाँ, वो समिति को याद दिलाता है कि ये व्यवस्था इतनी भ्रष्ट और जटिल है कि यहाँ ईमानदारी से व्यापार करना असंभव है। वो कहता है कि उसने कोई पैसा चुराकर स्विस बैंक में नहीं रखा है। हाँ, उसने कारखाने बनाए हैं, उसने लाखों लोगों को नौकरियां दी हैं और एक आम भारतीय को देश की प्रगति में हिस्सेदार बनाया है। उसका सबसे मारक वाक्य है, अगर मैं दोषी हूं तो ये पूरा सिस्टम दोषी है। इस भाषण की गुस्ताखी पर गौर करने वाली बात है। कायदे से एक अपराधी को सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन गुरु माफी नहीं मांग रहा है। बिल्कुल नहीं। वो अपने अपराधों को देश के विकास के नाम पर एक मेडल की तरह पहनकर उस कमरे में बैठा है। वो उन जजों से कह रहा है कि तुम मेरा फैसला क्या करोगे? जिस व्यवस्था की कुर्सी पर तुम बैठे हो, उसे चलाने के लिए मैंने ही तो खून पसीना एक किया है। वो रत्ती भर भी शर्मिंदा नहीं है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, उसका ये अटूट विश्वास कि उसने जो किया वो देश के लिए जरूरी था। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सामग्री के अनुसार इस कहानी का अंत पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, एम्बिगुअस है। जांच समिति आखिर क्या फैसला सुनाती है, ये हमें कभी साफ तौर पर नहीं बताया जाता। हमें बस इतना देखने को मिलता है कि गुरु वापस अपने अस्पताल के बिस्तर पर लौट आता है। सुजाता उसके पास बैठी है। बाहर उसकी फैक्ट्रियों के सायरन अभी बज रहे हैं, मशीनें पूरी रफ्तार से चल रही हैं और उसके लाखों इन्वेस्टर अब भी उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं। हमारे स्रोतों और कथा विश्लेषणों में ये स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि ये कहानी बड़े पैमाने पर भारतीय उद्योगपति धीरूभाई अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत से प्रेरित मानी जाती है। हालांकि इसे नाटकीय और काल्पनिक रूप दिया गया है। हाँ, फिक्शनलाइज किया गया है। कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन ये कोई नैतिक फैसला नहीं सुनाती। ये तय करना देखने वालों पर छोड़ दिया जाता है कि क्या वो एक महान दूरदर्शी था जिसने भारत का आर्थिक ढांचा हमेशा के लिए बदल दिया, या फिर वो महज एक भ्रष्ट व्यापारी था जिसने अपने लालच के लिए देश के कानून का मजाक उड़ाया। और यही वो विचार है जिसे आज की इस गहन चर्चा के अंत में सामने रखना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे गुरु ने एक एक करके हर नियम तोड़ा और अपना साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन जरा एक पल के लिए उस व्यवस्था की ओर भी देखिए जिसका उसने सामना किया, जो पहले से ही करप्ट थी। हाँ, मान लीजिए कि एक व्यवस्था इतनी सड़ी हुई है, लाल फीताशाही के जाल में इतनी उलझी हुई है कि वो लाखों लोगों को पीढ़ियों तक गरीबी के दलदल से बाहर ही नहीं निकलने देती। वो हर नए विचार और हर नई कोशिश को फाइलों के नीचे दबा देती है। ऐसे परिदृश्य में अगर कोई इंसान उस व्यवस्था की बेड़ियों को तोड़ने के लिए, उसे चकमा देने के लिए अपराध का सहारा लेता है और उस प्रक्रिया में हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी देता है, बिल्कुल एक पूरे देश के अर्थव्यवस्था को नई दिशा और रफ्तार देता है, तो क्या उसे केवल एक अपराधी कहकर खारिज किया जा सकता है? या फिर क्या वो एक ऐसे समाज के लिए एक नेसेसरी इविल, यानी एक जरूरी बुराई बन जाता है जिसके बिना शायद वो समाज कभी आगे ही नहीं बढ़ पाता? ये एक ऐसा सवाल है
जो किसी भी एक्सरे मशीन में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखता। शरीर भले ही उस अस्पताल के बिस्तर पर बेबस पड़ा हो, लेकिन उस इंसान का खड़ा किया हुआ साम्राज्य आज भी एक पूरे देश की नसों में खून की तरह दौड़ रहा है। सही बात है। क्या वो सही था या गलत, इसका एक तरफा फैसला शायद कभी ना हो सके। और अगर हम सच कहें तो शायद इतिहास के पन्नों में यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।